नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर रवि अग्ररी आप सबका पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग मुझसे बहुत नाराज़ हैं कि करंट अफेयर्स के सेशन की जिसकी आप मुझसे हर साल वेट करते हैं, और जैसा मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये करंट अफेयर्स आपको ज़रूर दूंगा। चलिए आज से उस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये नाराज़गी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और आगे आने वाले सेशन में जो हम यहाँ से आज करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये पूरा करंट अफेयर्स 2021 में आप जितने भी एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, इधर वो यूपीएससी हो या इसके अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस हो, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यह वीडियो जो है वो हिंदी माध्यम में है। और सेम यही वीडियो इसका नेक्स्ट जो होगा वो इंग्लिश मीडियम में होगा, दैट आई विल ऑल्सो अपलोड पैरेलली। हिंदी और इंग्लिश दोनों वीडियो एक साथ ही पूर्वांचल आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपलोड किए जाएंगे। थोड़ा सा देर में शुरुआत करने के पीछे कारण यह था कि मैं अपनी 5th एडिशन की बुक को अपडेट कर रहा था। तो 5th एडिशन की बुक जो साइंस टेक की मैकग्रा हिल से पब्लिश होती है, उसके अपडेशंस के लिए मैं काफ़ी काम कर रहा था, और फिलहाल आज वो बुक पूरी हो चुकी है। तो मैं पूरा निश्चिंत होकर करंट अफेयर्स अपडेट्स, मैं मंथली करंट अफेयर्स अपडेट्स यहाँ पर करने वाला हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये मंथली करंट अफेयर्स अपडेट्स आपको, जिसकी आप हमेशा प्रतीक्षा करते हैं, वो आपके लिए अब उपलब्ध होगा। और YouTube प्लेटफॉर्म्स पे आप हमारे साथ जुड़े रहें। जैसा मैंने कहा है कि मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन जैसी मेरी कोशिश है कि 2022 के लिए मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस बनाऊँगा, और महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे कम से कम 20+ वीडियोस, भले 10 से 15 मिनट की वीडियोस में बनाऊंगा, लेकिन वो मैं अपलोड करूंगा, जिससे मैं आपके साथ कनेक्ट रहूंगा। और दूसरी चीज़ साथ ही साथ दोस्तों, इसके अलावा जो ये PDF है वो आप मेरे टेलीग्राम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स 2021 का यह पहला वीडियो है, और स्पेशली मैं यहाँ जुलाई ऑनवर्ड से प्रारंभ कर रहा हूँ, जिससे एटलीस्ट 10 से 12 महीने का करंट अफेयर्स, एक साल का पूरा करंट अफेयर्स आपके पास अपडेट होगा। और ये करंट अफेयर्स अपडेट्स, अगर आपके पास मेरी 4th एडिशन की बुक है, इस करंट अफेयर्स अपडेट्स को आप मर्ज कर लीजिए। ये आपका पूरी की पूरी तरह से 5th एडिशन बुक के लिए कंप्लीट होगा। तो आपको अगले एडिशन बुक को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। और स्टे ट्यून विथ मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड द फेसबुक पेज, वो आपके लिए अच्छा है। आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। ये करंट अफेयर्स 2021 का सेशन है जो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। सेम वीडियो हिंदी और सेम वीडियो इंग्लिश में अपलोड होगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो हिंदी मीडियम की वीडियोस को अपलोड करने के बाद उन्हें शिकायत होती है, इंग्लिश मीडियम की वीडियोस अपलोड करने के बाद हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को शिकायत होती है। तो शिकायत तो होती ही होती है, क्योंकि, और अच्छा भी है, ये शिकायत होनी भी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप रियली एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, और लिटरली आप इस एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड है। इट्स गुड। चलिए बात यहीं समाप्त करते हैं और वीडियोस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस करंट अफेयर्स को हम कैसे लेकर चलेंगे, तो यह करंट अफेयर्स 2021 का सेशन है जो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स जो जुड़े रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, उन सारे इश्यूज़ को मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन आज जब मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तब तक काफ़ी चेंजेस इन करंट अफेयर्स में हो चुके हैं, जो मैं आपको पैरेलली साथ वहाँ करता दिखूंगा। फाइन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स को कैसे हम लेकर चलेंगे, ये इस वीडियो में मैं आपको समझा दूं, जो बहुत ज़रूरी है। टोटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैंने कुल 11 यूनिट्स में बांटा है, जो 11 यूनिट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसी यूनिट्स को आपके, चाहे वो स्टैटिक पार्ट हो, चाहे वो आपका स्टैटिक पार्ट हो, या इसके अलावा वो आपका समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स पार्ट्स हो, ओके, करंट अफेयर्स पार्ट हो, इन्हीं दोनों पोर्शन को लेकर आपको आगे बढ़ना। कैसे बढ़ना मैं बताता हूँ। पहले आप उन चैप्टर्स के नाम देखिए। अगर आपके पास मेरी 4th एडिशन की बुक है तो यू नो वेरी वेल गाइस कि यही यूनिट्स हैं जिन यूनिट्स को हमें फॉलो करना है। यूनिट 1 जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया को लेकर है, भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं, डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स, डिफरेंट तरह की मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट तरह के संस्थाएं जो भी भारत में काम कर रही हैं। इसके अलावा इंस्पायर प्रोग्राम क्या है, अटल इनोवेशन मिशन क्या है, इनसे जुड़े स्टैटिक क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपके पेपर में आए हुए हैं। इसके अलावा सेकंड चैप्टर जिसमें एनर्जी के बारे में डिस्कशन है, तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी, चौथा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पांचवा डिफेंस टेक्नोलॉजी, छठवां AI रोबोटिक्स और नैनो, सातवां यूनिट है जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और रिलेटेड राइट्स को लेकर डिस्कशन है, आठवां यूनिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के हिसाब से, कण भौतिकी या पार्टिकल फिजिक्स, नौवां बायोटेक्नोलॉजी से हर साल 2-3 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं,
यूनिट 10 जिसमें हेल्थ एंड डिजीज़ के साथ वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स भी है जो यूपीएससी की डिमांड है, आपको गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी देखने हैं, और प्लस इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक यानी समसामयिकी से जुड़े मुद्दे भी आपको यहाँ पर लेकर चलने हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं टॉपिक्स में जो भी करंट अफेयर्स अपडेट्स होंगे उनके साथ मैं जोड़ता चलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और जो वीडियो के प्रारंभ में मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक छोटी सी एनालिसिस करूं 2016 ऑनवर्ड्स और 2020 तक के यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को अगर हम देखते हैं तो मैं आपको बताऊं 2016 का क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से करंट अफेयर्स पर बेस्ड था। आपके पूरे 100 क्वेश्चन के जीएस के पेपर में तकरीबन 60% क्वेश्चंस उससे प्लस आपके क्वेश्चन करंट अफेयर्स से थे। लेकिन वहीं पर जब आप 17 to 20 की बात करते हैं तो आपके पेपर में करंट अफेयर्स का स्कोप काफ़ी कम है और करीब 70% क्वेश्चंस प्लस आपके स्टैटिक पार्ट से हैं। अगर आप लास्ट ईयर का 2020 का भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपके पेपर में 80% क्वेश्चंस, 80 to 90% क्वेश्चन इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं रहे हैं, वो स्टैटिक पर ही बेस्ड रहे हैं। तो अगेन आई विल रिपीट कि आप स्टैटिक को अच्छी तरह ध्यान दें, लेकिन फिर भी हम करंट अफेयर्स को मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वी पीपल कैन नॉट टेक अ सिंगल रिस्क विथ आवर कैरियर, ये सबको पता है, ठीक है। क्योंकि फिर हमारा एक साल रुक जाता है, एक साल की प्रॉब्लम हो जाती है और हम काफ़ी पीछे उठ जाते हैं, हेड हो जाते हैं, क्योंकि और कंपटीशंस दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और बच्चे आते हैं और अच्छे विद्यार्थी आते हैं और अच्छे अध्यापक होते हैं और अच्छे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो और मेहनत करते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा कि आप स्टैटिक पार्ट को इंपॉर्टेंस अच्छा खासा दीजिए। अगर आपके पास मेरी बुक है तो साइंस टेक की आप उसे बेहतरीन तरीके से जानते हैं, ठीक है, वहाँ मैंने इन चीज़ों को किया। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ इस वीडियो में, साइंस एंड टेक के सेशन के बाद मैं इन्वायरमेंट के भी ऐसी जुलाई ऑनवर्ड्स के वीडियोस आपको इसी पूर्वांचल इस यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, सेम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। सो यू शुड हैव गिव अ इक्वल वेटेज फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ एग्जामिनेशन, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं टॉपिक से जुड़े जो करंट अफेयर्स हैं इसमें देखिए, सबसे पहले हम एनर्जी, बगल में मैंने आपको चैप्टर्स के नाम जरूर लिख दिए जो आपको काफ़ी हद तक ये समझने में मदद करेगा कि एटलीस्ट कि ये टॉपिक एनर्जी के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। हर टॉपिक जब मैं शुरुआत करूंगा तो जो बोल्ड है रेड कलर से, उसके ठीक बगल में मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, यूनिट्स के नाम लिखे हुए हैं, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली और ये चीज़ें आपको आगे के बुक्स में अपडेट मिलेगी। सतत इनिशिएटिव्स जो है एक्चुअल में, इसको एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो साइन की गई है। एक्चुअल में सतत का पूरा नाम मैं बताऊं तो इसका पूरा नाम है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। इसका पूरा नाम है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, सतक। सतक है क्या जो न्यूज़ में रहा है इस जुलाई मंथ के न्यूज़ में? एक्चुअली ये एक इनिशिएटिव है जिसको मिलजुल कर कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो मिलजुल कर इस प्रोजेक्ट्स को आगे लाते हैं, इस इनिशिएटिव को प्रारंभ करते हैं, जिसमें इंडियन ऑयल का नाम आता है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट का नाम आता है, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एसडीएमसी का नाम आता है। ये तीनों मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो तैयार करते हैं और जहां पर कोशिश की जाती है कि दिल्ली के जो ओखला एरिया में लैंडफिल रीजन्स हैं, लैंडफिल रीजन शायद आप समझते होंगे, जिन गड्ढों को हम पहले गड्ढा खोदते हैं, उनमें कचड़ों को दबा देते हैं, वो बोलते हैं लैंडफिल। वो ओखला का लैंडफिल साइट जो है काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर उस जगह पे हम गैसिफिकेशन तकनीकी लगाने की बात करते हैं, यानी गैसिफिकेशन तकनीकी लगाने की बात करते हैं, जहाँ पर हम करने वाले क्या है, जनरली जो वहाँ पर उन गड्ढों में जो वेस्ट पदार्थ है उनसे एनर्जी निर्माण का कार्य करना चाहते हैं। तो ये एक सतत इनिशिएटिव के नाम से इंडियन ऑयल, एनटीपीसी और एसडीएमसी के बीच एक समझौता होता है, जहां जो भी अपशिष्ट हैं, वेस्ट है, उनसे एनर्जी जनरेशन की बात होती है। ओके, साइड भी आपको समझ में आ गया। एक्चुअल में एक इंफॉर्मेशन है कि जनरली इस प्लांट में कोशिश ये की जाएगी, जो सतत इनिशिएटिव जो ओखला लैंडफिल एरियाज में जहां हम इस प्लांट को लगाने की बात कर रहे हैं, तकरीबन 17,500 टन पर एनम, ओके, पर एनम यानी प्रतिवर्ष लगभग 17,500 टन जो वेस्ट होंगे, ओके, उनको क्या किया जाएगा, उनको जनरली फ्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके लिए एक शब्द यूज किया गया है RDF, रिफ्यूज डिराइव फ्यूल।
यानी जो भी रिफ्यूजर्स हैं उनसे हम जनरली फ्यूल डिराइव कर लेंगे, और वो फ्यूल जैसे ही, अब आप खुद बताइए, अगर कोई बायोमास है उससे आप अगर फ्यूल बना लेते हैं तो बायोमास जो एक कचरा था वो आपके लाभ के लिए हो गया, आपसे ऊर्जा निर्माण के लिए हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा हुआ। ठीक है, और इसमें करना क्या है जनरली, यहां पर जनरली कोशिश क्या करनी है, ये जो भी रिफ्यूज डिराइव बायोफ्यूल जो बात हो रही है, यहां पर जनरली हम इसको कंबस्टेबल गैसेस में कन्वर्ट कर लेंगे इन चीजों में, जैसे कि सिन गैस। ओके, सिन गैस में जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाकर बोलते हैं। ठीक है, सिन गैस। और सिन गैस आज भविष्य में मतलब आज भी और भविष्य के लिए भी एक अच्छा वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत भी है, क्योंकि आजकल हम कोल गैसिफिकेशन की तरफ भी जा रहे हैं। आगे के मंथ के जो करंट अफेयर्स वीडियोस में मैं पहुंचूंगा तो कोल गैसीकरण की बात होगी, कोल द्रवीकरण की बात होगी, कोल गैसिफिकेशन, कोल लिक्विफिकेशन, वहां पे भी सिन गैस की बात होगी। तो सिन गैस में जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये गैसें आती हैं। तो इन वेस्ट से हम इन गैसों के निर्माण की कोशिश करेंगे। फाइन। और सिन गैस भी एक तरह से एक अल्टरनेटिव एनर्जी के स्रोत के रूप में ये भविष्य के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। फाइन। अच्छा, सतत स्क्रीन में जनरली हम करने वाले क्या है, यहां पर हम कोशिश ये करेंगे कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट भी सेटअप करें। ओके, कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट। देखिए, कंप्रेस का मतलब क्या होता है कि संघनित करना, यानी जो प्रेशर है उसको हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन, आपको मैं इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा। एक्चुअली इसी बायोगैस प्लांट को लेकर आगे के मंथ में आपको बताऊंगा, एक गोवर्धन स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है। अगेन आई रिपीट, गोवर्धन स्कीम। लेकिन गोवर्धन स्कीम की चर्चा यहां जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स में नहीं, आगे के करंट अफेयर्स में मिलेगी, जो मैंने अपडेट किया हुआ है। फाइन। तो सतत इनिशिएटिव के बारे में आपको बताया। यहां पर जनरली करना क्या, अब कैसे कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन होता है, क्या होता है, उस बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। उसके पहले एक चीज और बता दूं, जनरली कोशिश क्या करनी है सतत इनिशिएटिव की मदद से, यहां पर हम व्हीकल को एक वैकल्पिक ऊर्जा देने की कोशिश करेंगे। और यह वैकल्पिक ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होगी जो पूरी तरह से सतत ऊर्जा होगी। सतत ऊर्जा मतलब एक सस्टेनेबल एनर्जी की बात करते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी का मतलब होता है कि इससे भविष्य में किसी भी तरह का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है, कहीं भी अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, सतत विकास की बात होती है, तो याद रखिएगा सतत विकास का मतलब होता है, तात्पर्य होता है कि आज हम अपनी विकास तो कर रहे हो, लेकिन किसी भी ऐसा ना हो कहीं कुछ कि उसके पीछे हम आने वाले भविष्य को खतरे में डाल रहे हो। तो सतत विकास का अर्थ हुआ कि हम अपना तो विकास करें लेकिन भविष्य को भी सुरक्षित रखें, उस तरह के विकास को। तो यहां पर एक्चुअल में इस सिस्टम को लाने के पीछे कारण क्या है कि हम सतत विकास की तरफ जाएं, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की तरफ जाएं, और यहां पर जनरली किसानों के लिए या उन व्यक्तियों के लिए जो गाड़ियां वगैरह यूज करते हैं, उनको हम एक सुरक्षित ईंधन भी दे सके। सो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, ऐसा है कि जो बायोगैस सिस्टम है, बायोगैस सिस्टम के बारे में अगर हम जाएं तो बायोगैस प्रणाली जो होती है, ये बायोगैस प्रणाली पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे बेस्ड होती है, यानी सूक्ष्म जीवों पर बेस्ड होती है। फिलहाल ये बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये एक बॉक्स है ना, ये एक बायोगैस सिस्टम है जिसमें नीचे वाले पोर्शन को हम डाइजेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टर बोलते हैं। ठीक है, आप इसमें एक काम करो, आप इसमें डंग ले लो, ठीक है, काऊ डंग ले लो या कोई भी बायोमास ले लो, पर इस तरह का बायोमास हो जो ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह हो, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह उसको खा सके, उसको अपघटित कर सके, उसको डिकम्पोज कर सके। आप ले लीजिए उस बायोमास को, क्या कीजिए, ओके, उसको कंटेनर से ढक दीजिए। जिस कंटेनर से आप ढकते हैं उसको डोम कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने काऊ डंग ले लिया या कोई बायो वेस्ट ले लिया, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह डाल दीजिए, या फिर डंग के अंदर वैसे भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। आप जैसे इसको डोम से कवर करेंगे, अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, और जैसी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, अंदर का पूरा जो वातावरण होगा वो एनारोबिक हो जाएगा, और एनारोबिक कंडीशन में बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और ये बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। और वही जो ऑर्गेनिक वेस्ट या बायोमासेस जो इस कंटेनर के अंदर होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह की मदद से डिकम्पोज होता है, यहां पर कुछ गैस का निर्माण होता है, उसकी वजह से ये जो डोम होता है ये उठना शुरू हो जाता है। इवन अगर आप इस गैस में देखें, बायोगैस से कंपोजिशन की बात करें, तो स्पेशली बायोगैस कंपोजिशन में क्या होता है आपको मैं बताऊं, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर आप 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ओके सॉरी 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसमें 4 से 5 चैप्टर ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट के दिए हुए हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक आइडियल बायोगैस कंपोजिशन में 60% मीथेन और 40% कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड होता है। अगेन रिपीट, 60% मीथेन और 40% कार्बन डाइऑक्साइड एक आइडियल बायोगैस के कंपोजिशन में देखा जाता है। लेकिन आपके यूपीएससी के पेपर में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि क्या ओनली होते हैं, तो ओनली वाले ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, नहीं, इसके अलावा और भी गैसें होती हैं, लेकिन मेन कंपोजिशन जो बायोगैस का होता है वो यही होता है। अब अगर हम इनमें बात करें कि मीथेन और CO2 में जलने वाली गैस कौन है, तो आप समझ सकते हैं वो मीथेन है। पर एक बात मैं आपको बताऊं, बायोगैस कंपोजिशन जब भी आप देखते हैं तो 60+40 आइडियल बायोगैस कंपोजिशन है, पर अमूमन हमेशा 60% नहीं मिलता। तो अब क्या किया जाए? अब देखिएगा, ये मीथेन हम इससे चूल्हा जला सकते हैं, यानी स्टोव के लिए यूज कर सकते हैं, बर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं फॉर कुकिंग पर्पसेस। कुकिंग पर्पस के लिए 40% से 50% या 60% अगर मीथेन की परसेंटेज है बायोगैस में, तो इतना हीट निकल जाता है कि खाना बन जाता है। लेकिन अगर आपको इस मीथेन से अगर गाड़ी चलानी है तो आपको क्या करना होगा? उस कॉन्सेप्ट पर आ जाइए। आपको क्या करना होगा दोस्त? यहां देखिए, आपको कंप्रेस करना होगा। कंप्रेस का मतलब होता है कि उस परसेंटेज को बढ़ाइए, एनरिच्ड कीजिए। ठीक है, उस परसेंटेज को बढ़ाइए और एनरिच्ड कीजिए। और जब आप मीथेन को एनरिचमेंट कर देंगे तो वही मीथेन जो होगा अब अच्छी तरह से जलने लगेगा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाएगी। कैलोरीफिक वैल्यू वह ऊर्जा होती है जो किसी फ्यूल के जलने के बाद निकलती है। तो अगर कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाएगी तो अच्छा खासा वो क्या करेगा? अच्छे खासे वेट की गाड़ी को भी खींच सकता है। तो एक वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में आ जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि ये जो कंप्रेस बायोगैस प्रोडक्शन होगा, ओके, इसका उपयोग जनरली सिलेंडर्स वगैरह में भरकर फ्यूल स्टेशन में ले जाया जाएगा और वहां ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज होंगी इनको ग्रीन ट्रांसपोर्ट फ्यूल के रूप में प्रयोग में लाएंगी। तो एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम भी है। ओके, और किस तरह से लाएंगी? ओके, इनको एनरिच करके लाएंगी, यानी कंप्रेस करके लाएंगी। और अगर एनरिचमेंट करके, कंप्रेशन करके अगर परसेंटेज बढ़ जाएगा तो वहां पे कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाएगी। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? मैंने आपको स्टैटिक क्लास में पढ़ाया हुआ है। 1 ग्राम फ्यूल के जलने के बाद उससे जो एनर्जी निकलती है वो कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। ओके फाइन, तो वो यहाँ बेनिफिट। और दूसरा यहाँ पे क्या होने वाला है? दूसरी चीज क्या होने वाली है कि यहाँ जो आपको बाई प्रोडक्ट मिलने वाला है बायोगैस के डिकम्पोजिशन के बाद, मतलब बायोगैस निकला, उसके साथ साथ बायोमास है, जो वेस्ट है, वो डिकम्पोज होता है। उसके डिकम्पोजिशन के बाद यहाँ पर जनरली जो बनते हैं वो मैन्योर्स बनते हैं, एक तरह के खाद बनते हैं। ओके, खाद बनते हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलते हैं क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। फाइन, इस तरीके से एक तरह से उनको खाद भी मिल जाता है, उनको फायदा भी मिल जाता है, उनकी एक इकोनॉमी का भी ग्रोथ हो जाता है। इस तरह की चीजें हैं। और यहाँ पर ऐसा जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, जो बोला गया है, तकरीबन 75,000 पीपल्स दे कैन कनेक्ट एज अ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही बेहतरीन है, सतत इनिशिएटिव्स। तो अच्छा है गाइज, अगर ये समय के साथ ये चीज़ें लाई जाती हैं तो डेफिनेटली काफ़ी इनसे फ़ायदा होने वाला है लोगों को। ओके, और लोग इसका भरपूर बेनिफिट, भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। अब बात होती है कि जो म्युनिसिपल वेस्ट होते हैं, ओके, जो हम यूज़ करते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट होते हैं, ठीक है, वो म्युनिसिपल वेस्ट के लिए ओके, जो भी सॉलिड वेस्ट हैं, उनको जब हम कंप्रेस बायोगैस में बदलते हैं तो उसको कॉमर्शियल स्केल के लिए, तो उनमें किस किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं? तो फिलहाल अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जैसे आपने वेस्ट को मैनेज कर लिया, किसी भी, अब आप अगर जैसे मैं तो नोएडा में रहता हूँ, अगर आप दिल्ली से नोएडा की तरफ आइए और ये क्या बोलते हैं, सीधा गाजियाबाद तरफ निकलिए, तो जनरली आपको क्या होता है, आप ध्यान देंगे कि राइट साइड में एक पूरा लैंडफिल एरिया, बहुत बड़े बड़े टीले हैं, और वो इतने बड़े बड़े टीले हैं कि मतलब इतना कचरा हो चुका है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। कभी आप गुजरेंगे तो देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं इस तरह का अगर सिस्टम लगा होता तो वो कचरा खत्म हो गया होता और कहीं ना कहीं एक बायोगैस का भी बन गया होता सोर्स, या सिन गैस बनकर हम उसको कोई लिक्विड वगैरह भी फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते थे। इस तरह की चीज़ें हो सकती थी। इसके अलावा कार्बन एमिशन और पोल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ओपन बर्निंग करते हैं किसी कचड़े को तो उससे CO2, मीथेन, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। 2020 के पेपर में एक पोल्यूशन वाला क्वेश्चन भी था, बायोमास के जलने से कौन कौन सी गैस निकलती है, वहां पे मीथेन ऑप्शन भी था। तो याद रखेंगे, बायोमास के जलने से मीथेन भी निकलता है और ओजोन भी मिलेगा। ओके, ओजोन वही जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होता है, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ फ्यूज होके होता है। ये पार्ट स्टैटिक का है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा एक रेवेन्यू का सोर्स भी हो जाता है, इट्स गुड फॉर एवरीवन। रूरल इकोनॉमी भी हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है लोगों को, एक अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस मिल जाता है, फाइन। इसके अलावा क्लाइमेट का जो भारत ने 2015 में जो पेरिस कन्वेंशन जो हमने अडॉप्ट किया है, हमने क्लाइमेट न्यूट्रल की बात की है, ठीक है। क्लाइमेट न्यूट्रल जो हम पुनः उस इन्वायरमेंट के पोल्यूटिंग गैसेस के लिए बात कर रहे हैं, जो कभी किसी जमाने में प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्री के पहले, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसके पहले जो वातावरण में CO2 का लेवल था वहां तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सफलता मिल सकेगी। तो एक ये भी एक कंसेप्ट है जो
सीबीजी से फायदा होने वाला है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन से, इस सतत इनिशिएटिव से। अपार्ट ऑफ अगर देखिए तो बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल्स, हम 70% से ज़्यादा इन गैसों को, इन ईंधनों को दूसरे कंट्री से लेते हैं, यानी हम डिपेंडेंट नहीं हैं। वो अलग बात है कि हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, अपने आप से हम इन चीज़ों की पूर्ति नहीं कर पाते। अगर आप बायोफ्यूल पॉलिसी अगर आप जानते हैं तो शायद आपको पता होगा, अगर आपने बुक पढ़ी होगी, 2030 की बायोफ्यूल पॉलिसी में हमें कोशिश ये करनी है कि 30% तक हमें इंपोर्ट को कम करने का टारगेट है, क्योंकि हमारा अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व उन पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेस को खरीदने में सरकार का खर्च हो जाता है। फाइन, बाकी ठीक है, एक तरह से ऑयल गैस प्राइस के फ्लक्चुएशंस के लिए एक बफर की तरह भी काम करेगा, एक अल्टरनेटिव। तो ये आपका एक छोटा सा सतत इनिशिएटिव था, जिनसे जुड़े सारे मुद्दों को मैंने आपके सामने पढ़ दिया है, ठीक है, आपको समझा भी दिया है, कोशिश की है थोड़ी सी स्टैटिक से भी चीज़ों को टच कर दिया जाए। अगला एक टॉपिक और है जो कि इसी मंथ में करंट अफेयर से जुड़ा है, गॉट इट। वो करंट अफेयर से जुड़ा टॉपिक है, वो है इटर। इटर जो कि बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, ओके, जिसको इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के नाम से जानते हैं। पहले भी इस पर आपको मैं बताऊं कई क्वेश्चन आ चुके हैं। एक क्वेश्चन 2006 में आ चुका है, आर्टिफिशियल सन के नाम से, कृत्रिम सूर्य के नाम से, वो मेंस का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन 2007 में आ चुका है, इटर रिएक्टर हम कहां लगा रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपके पेपर में 2018 के आसपास फिर मिलेगा, 18 या 19 के आसपास, नहीं 17-18 के आसपास, वहां पे पूछा गया है हाल ही में रहने वाला इटर रिएक्टर न्यूज में रहा है क्या है। तो वहां पर जो ऑप्शन था वहां पे लिखा था ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, यानी नाभिकीय संलयन पर आधारित एक भट्टी है, नाभिकीय भट्टी है, जहां पर हम ऊर्जा निर्माण की कोशिश करते हैं, गॉट इट। और यहां पर जो ऊर्जा निर्माण की कोशिश होगी वो पूरी तरह से पर्यावरण सुरक्षित है, क्योंकि आज जो आप सबसे ज्यादा ईंधन के स्रोत के लिए लाते हैं वो आप कोयला का उपयोग करते हैं। शायद आपको पता होगा दुनिया में 60% पूरे विश्व का इलेक्ट्रिसिटी इस कोल पर आधारित होता है, थर्मल पावर प्लांट, ओके, थर्मल पावर प्लांट, तापीय विद्युत संयंत्रों से विद्युत का निर्माण होता है, जहां कोयला जलाया जाता है। और भारत में भी लगभग 60% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है। और आपको बताऊं 2011 के पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कोल से कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं। ऑप्शन में CO2 था, SO2 था और नॉक्स था। फिलहाल ये चीजें स्टैटिक पार्ट में मैंने डिस्कस किया है, ओके, ये सारे के सारे ऑप्शन सही थे। 2011 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, गॉट इट। यानी 1 साल मेंस, 2 साल प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। बट स्टिल इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, नाभिकीय संलयन पर आधारित। नाभिकीय संलयन वही प्रक्रिया है जो आप सन के अंदर देख सकते हैं, जो आप हाइड्रोजन बम के अंदर देख सकते हैं। सिर्फ एक्चुअल में क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी होगी जैसे कि आप सन को इमेजिन कर सकते हैं, सन के पास कितनी ज्यादा ऊर्जा है। और दूसरी चीज, यहां पर किसी भी तरह का कोई इन्वायरमेंटल वेस्ट नहीं होता, किसी तरह का नाभिकीय अपशिष्ट नहीं होता, जो कि जनरली न्यूक्लियर फ्यूजन वाले रिएक्टर में होता है। तो ये पूरी तरह से काफी हद तक देखिए तो ये बेहतर है। लेकिन एक समस्या है न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ, जिसके लिए हम ये इटर रिएक्टर लगा रहे हैं। यह एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो इसको रोक पाना पॉसिबल नहीं है। और इसी को बहुत ही प्रॉपर तरीके से ड्यूट्रियम ट्राइट्रियम को फ्यूज कराकर 2035 तक, मैं आपको बता रहा हूं, इसको फाइनल तक पहुंचने की कोशिश करनी है। और फाइनली अगर हम यहां पहुंच जाएंगे दोस्त, अगर हम इसे सक्सेसफुल बना लेंगे, काफी डिफिकल्ट टास्क है। इसी से जुड़ा आपने सुना होगा चाइना का आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट। चाइना का जो आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट है वो कुछ और नहीं है, ईटर को लेकर ही छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं जो हो रहे हैं। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा, एक वीडियो में आपको आर्टिफिशियल सन पर भी बता दूंगा। जैसे एक आर्टिफिशियल मून की बात हो रही है, जैसे चाइना बात करता है, उस बारे में भी मैं आपको बात कर दूंगा। चाइना आजकल मून को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है, चैंग 5 मिशन भी उसने भेज दिया। आगे के आपके मंथ में वो करंट अफेयर्स में आपको मिलेगा। फाइन, तो इटर एक तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड एक रिएक्टर हो गया, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कोशिश करेगा और इस पूरे रिएक्शन को बहुत ही कंट्रोल तरीके से करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल ये रिएक्टर, ये रिसर्च जो है 2005 की ही बात है। 2006 में जाकर ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज होता है, जहां पर 7 ऐसे मेंबर कंट्रीज होते हैं जो साथ आते हैं। और वो 7 कंट्रीज जो साथ आते हैं वो आपके सामने हैं, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, जापान, रशिया, यूएस और साउथ कोरिया। ये 7 कंट्रीज साथ मिलकर इस इटर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने की बात करते हैं। ओके, 2006 में यह रिसर्च फाइनलाइज होता है।
ओके एल्से पैलेस एक जगह होती है पेरिस में, वहाँ पे फाइनल होता है। उस समय की जो मैं क्लासेस लेता था उस समय बड़े अच्छे से फोटोग्राफ आते थे, ओके हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह में, तो मैं उसकी कटिंग वगैरह भी रखता था, तो अभी भी छोटी छोटी सी धुंधली सी यादें हैं। ओके सो देखिए कितना मतलब तेजी से समय गुजरता है, 2006 और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 2021, यानी 15 साल तो मुझे दिख रहा है। फाइन सो उस समय क्वेश्चन आपके मेंस में भी पूछा गया था, आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये 7 कंट्रीज में इंडिया भी एक मेंबर है। फाइन और जनरली यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम पीसफुल पर्पस के लिए करने वाले हैं, शांति के लिए करने वाले हैं। यहाँ कोई एटम बम, कोई हाइड्रोजन बम, इस तरह की बातें नहीं होने वाली। तो 7 इसके ऑफिशियल मेंबर है, लेकिन एक बात और बता दूं, ITER में अनऑफिशियल कंट्रीज भी हैं जो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें आप कनाडा भी देख सकते हैं, थाईलैंड भी देख सकते हैं, ऐसे कुछ और भी कंट्रीज हैं, लेकिन ऑफिशियल कंट्रीज सिर्फ 7 ही हैं। किस जगह पर हम इस ITER रिएक्टर को लगाएंगे? तो जनरली हम जो ITER रिएक्टर को लगाने की बात कर रहे हैं वो साउथ फ्रांस में एक जगह है, वो साउथ फ्रांस में एक जगह है, ओके जिसको कहते हैं कैड्रेक। वहां पर हम इस रिएक्टर को लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी जगह है? कैड्रेक, CADARACHE, ये जगह पड़ता है साउथ फ्रांस में। तो यहां पर हम इस रिएक्टर को लगाने की बात कर रहे हैं। यहां पर जनरली हमें करना क्या है, मैं आपको बताऊं, 500 मेगावाट का पावर प्रोडक्शन करने की कोशिश करनी है। ओके अगर आपको शायद पता हो तो मैं आपको बताऊं, स्टैटिक पार्ट में मैं आपको बताता हूं कि न्यूक्लियर फ्यूजन के पहले न्यूक्लियर फिजन जरूरी है, क्योंकि पहले आपको हीट चाहिए। एक हाइड्रोजन बम को फोड़ने के लिए आपको मैसिव एनर्जी की जरूरत है, इसलिए उसके पहले वहां पर एटम बम टाइप की एनर्जी होनी चाहिए। तो काफी स्टूडेंट्स मेरे से क्लास में पूछते हैं, तो सर इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बम के पहले एटम बम गिरना चाहिए? लॉजिकली तो ये सही है, क्योंकि उतनी एनर्जी, उतनी हीट के लिए हमें कोई सोर्स चाहिए। गॉट इट? तो यहां पर हमें कोशिश क्या करनी है, 500 मेगावाट का पावर प्रोडक्शन करना है फ्यूजन तकनीकी की मदद से। ओके और यहां पर 50 मेगावाट हम एनर्जी को यूज करेंगे, इनपुट एनर्जी यूज करेंगे 500 मेगावाट एनर्जी को बनाने के लिए। यह पूरा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम सक्सेसफुल करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली यहां पर जो एक्सपेरिमेंट होगा वो ड्यूट्रियम ट्राइटियम प्लाज्मा एक्सपेरिमेंट के नाम से बोला जाएगा, जो हम होते होते तक 2035 तक हम पहुंच जाएंगे। फिलहाल हम लोग उम्मीद करते हैं हम सब रहेंगे 2035 तक, और उस समय भी मैं आपको शायद ये चीज़ें बता रहा हूँगा तो मैं कहूँगा 2021 में मैं इसकी बात करता था और आज देखते देखते 2035 हो गया। तो ये वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे। फाइन, तो गुजरे हुए समय की याद दिलाएंगे। फाइन, तो यहाँ पर जनरली करना क्या है इस प्रयोगशाला में, मैंने आपको फिर बोला है, ये ड्यूट्रियम और ट्राइटियम जो होते हैं ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। अगर आपने स्कूल लेवल में एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। यहां हम करने वाले हैं हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियाइज जो होते हैं, स्मॉल जो एटम्स होते हैं, उनको हम फ्यूज कराते हैं। उसके बाद एक लार्ज साइज का एटम बनता है और उसके बेसिस पर हम वहां क्या करना चाहते हैं, उससे एनर्जी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ओके और ये आपको मैं बताऊं, ये ऐसा रिएक्शन है जो साइंटिस्ट ने देखा है, ड्यूट्रियम ट्राइटियम फ्यूजन जो रिएक्शन है, जनरली ये हाईएस्ट एनर्जी गेन करता है ओके एट द लोएस्ट टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब है कम इनपुट एनर्जी में ज्यादा आउटपुट एनर्जी करने के लिए ड्यूट्रियम ट्राइटियम का संलयन एक अच्छा संलयन है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन है, इसको करने की जरूरत है 2035 में। ओके अगेन आई रिपीट, कम इनपुट एनर्जी देकर अधिक आउटपुट एनर्जी बनाने की क्षमता इस ड्यूट्रियम ट्रिटियम आइसोटोप्स के न्यूक्लियर फ्यूजन में है, जो यहां पर करने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रयोगशाला में जनरली कौन कौन सी शर्तें होती हैं जो हम यहां पर करने की कोशिश करेंगे? तो यहां पर जनरली अधिक टेम्परेचर को मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट के लिए अधिक टेम्परेचर को मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, पहला कंडीशन। यहां पर प्लाज्मा पार्टिकल जो होते हैं उनकी प्रॉपर डेंसिटी होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे प्लाज्मा पार्टिकल क्या होता है? देखिए दोस्त, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में जाइए, पदार्थ की अवस्थाओं में जाइए, तो आप एक ठोस पढ़ते हैं, एक द्रव पढ़ते हैं, गैस पढ़ते हैं, यानी सॉलिड पढ़ते हैं, लिक्विड पढ़ते हैं और गैस पढ़ते हैं। इसी गैस को और गर्म कर दीजिए, वो गैस क्या हो जाता है? आयोनाइज्ड हो जाता है। यानी मैसिव टेम्परेचर पर गैस आयोनाइज्ड होकर वो जिस फॉर्म में बदलता है वो एक प्लाज्मा कहलाता है। तो यहां पर बहुत अधिक टेम्परेचर पर जो हम काम करने वाले हैं वो प्लाज्मा मटेरियल या प्लाज्मा तक हम पहुंच जाने वाले हैं। वो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट हो, यहां पर सफिशिएंट प्लाज्मा पार्टिकल डेंसिटी चाहिए, ओके जिससे हम जो भी ड्यूटियम ट्राइटियम उनका कोलिजन करा सके। ओके और दूसरी चीज ये होती है कि जो प्लाज्मा पार्टिकल वगैरह जो हम करते हैं
ओके उनमें एक सफिशिएंट कन्फाइनमेंट, एक टाइम भी जरूरी है जो कि मेंटेन करना है। ये कुछ जरूरतें हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन के एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी हैं। मैं आपको यहीं पर एक बात बताता हूं, जनरली जो रिएक्टर हम बना रहे हैं ओके वो टोकामाक के सिद्धांत पर है। तो ये टोकामाक एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के लिए बनता है। टोकामाक है क्या एक्चुअल में? तो याद रखिएगा, टोकामाक एक मशीन डिजाइन एनर्जी फ्यूजन एक्सपेरिमेंट, एक मशीन है जिसमें आप जनरली क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन का एक्सपेरिमेंट संपादित करते हैं। ओके संपादित करते हैं। ये एनर्जी जनरली जो यहां पर प्रोड्यूस होती है, इनमें आपको मैं बताऊं, इसकी जो वॉल होती है, इसकी वेसल जो होती है टोकामाक की, ये क्या करती है, हीट को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। टोकामाक में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्यूजन के बाद, वो उसके वॉल जो वेसल्स होते हैं उसमें अवशोषित होने की क्षमता होती है। और पता है ये ऐसा रिएक्टर होता है, जैसे जनरली जब हम कोयला जलाते हैं तो क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। हीट जनरेट करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम स्टीम जनरेट करते हैं। स्टीम जनरेट करने के बाद क्या करते हैं, टरबाइन चलाते हैं। टरबाइन चलाने के बाद हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है और उसके बाद हम उसको तुरंत कन्वर्ट कर देते हैं किसमें डायनामो की मदद से या मोटर की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एग्जैक्टली जैसे कोयले के जलने से हीट होता है, वैसे ही टोकामाक रिएक्टर के अंदर भी हीट जनरेट होता है और उस स्टीम से भी हम स्टीम का फॉर्मेशन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करते हैं। तो वो ये टोकामाक रिएक्टर है जो बहुत ही पॉपुलर रिएक्टर है। और यहां पर जो हम टोकामाक रिएक्टर बनाने जा रहे हैं, वो जो नॉर्मल रिएक्टर आज तक जो सबसे बड़ा रिएक्टर, उसका 2 गुना साइज का रिएक्टर हम यहां बनाएंगे। अभी उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा, ठीक है। और यहां पर जनरली वही काम करना है, स्टीम बनाना है, टरबाइन घुमाना है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, जो मैं आपको स्टैटिक पार्ट में पढ़ाता हूं, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। ओके सबसे पहले जो टोकामाक रिएक्टर की शुरुआत हुई वो यूएसएसआर उस समय था, उन्होंने ही इस पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया था लेट 1960s में जाके। ओके यह जो टोकामाक इंस्ट्रूमेंट है, ये मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस के नाम से जाना जाता है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है और यहां पर फ्यूजन कराया जाता है, यानी संलयन कराया जाता है। ओके लेकिन ईटर के बारे में आपको बताऊं, ये दुनिया का सबसे बड़ा टोकामाक होगा, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होगा। ओके जनरली मैंने आपको बोला जो आज तक सबसे बड़ा मशीन है जो काम कर रहा है टोकामाक, उसका ट्वाइस है इन द साइज, इन द रेस्पेक्ट ऑफ साइज। ओके और जनरली इसके बारे में बात करूं तो इसमें जो प्लाज्मा चैम्बर वॉल्यूम है, वो नॉर्मल प्लाज्मा चैम्बर वॉल्यूम जो आज काम कर रहा है उसका 10 गुना तक इसमें रह सकता है प्लाज्मा। यानी ये कितना ज्यादा पोटेंशियल वाला है वो इसके इस फैक्चुअल डेटा के थ्रू बताने की कोशिश की जा रही है। टोकामाक याद रखेंगे। यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता दूं जो मैं स्टैटिक पार्ट में आपको बताता हूं, जो यहां से जोड़ने की जरूरत है। भारत भी टोकामाक रिएक्टर को लेकर काम कर रहा है और भारत में भी न्यूक्लियर फ्यूजन के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। भारत में जो न्यूक्लियर फ्यूजन का एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसमें जिस कंट्री ने भारत की हेल्प की है, मैं उसका नाम आपको बताना चाहूंगा, उसका नाम है जापान। उसका नाम है जापान। और भारत में जो टोकामाक है उसका नाम है SST-1। SST-1 भारत में आप देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, नेशनल प्लाज्मा रिसर्च सेंटर पुणे में है, एक आध और है, जहां पर इस रिएक्टर से के लिए जो जरूरत की चीजें होती हैं वो बन रही हैं। तो 7 कंट्री में भारत भी एक कंट्री है, तो भारत भी इसके लिए चीजों को बना रहा है जो सारी की सारी चीजें जाकर वहां असेंबल्ड होती हैं। और एक चीज फिर मैं बोलना चाहूंगा, अमेरिका जो चाइना का जो आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट है वो एक्चुअल में ईटर का ही एक सपोर्टिंग एक्सपेरिमेंट है, वो कुछ और नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, जो मैं यहां आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। और आगे बढ़ेगा। नासा ने एक रिसर्च किया है जिसके हिसाब से यह बताया गया कि मून काफी ज्यादा मेटालिक है। ओके जो आपको पहले ऑब्जर्वेशंस हुए थे उससे ज्यादा मेटालिक है। असल में नासा का एक मिशन है, जो एक स्पेसक्राफ्ट है जो काफी दिन से मून की स्टडी कर रहा है, उसके ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जिसका नाम है LRO। भारत ने भी LRO की मदद मांगी थी जब चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट का लैंडर एंड रोवर हमारा पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया था। तो LRO की मदद से हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका से हमने रिक्वेस्ट किया था कि अमेरिका हमें LRO की मदद से जो स्पेसक्राफ्ट के ऑब्जर्वेशन हैं जो हमेशा मून को देख रहा है, क्या पता उसने ये भी ऑब्जर्व किया हो कि भारत के चंद्रयान 2 के लैंडर एंड रोवर के साथ क्या हुआ, तो उसकी जानकारी मिल जाएगी, जिसे चंद्रयान 3 भेजते समय हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे और सेफ्टी के साथ हम अपने चंद्रयान 3 के लैंडर एंड रोवर को पहुंचा सकेंगे। तो यहां पर इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि यहां पर ग्रेटर क्वांटिटी में, बहुत अच्छी खासी मात्रा में आयरन और टाइटेनियम मेटल्स हैं जो कि उपस्थित हैं।
इसको इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसके अंदर कुछ पेलोड्स लगाए गए। पेलोड्स वही जो इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस होते हैं, और ये पेलोड जिसका नाम है मिनिएचर रेडियो फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट, इसी के द्वारा जनरली मेटालिक डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्जर्व्ड हियर। इसके अलावा और भी हैं, ओके इसके पहले और भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड मैपिंग है, एलआरओ वाइड एंगल कैमरा है, जापान कागुआ मिशन है, नासाज लूनर प्रोसेक्टर स्पेसक्राफ्ट है, इन्होंने भी इसके बारे में बताया। फिलहाल आपको इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ में ये चीज़ें भी थी, लेकिन आप ये जरूर याद रखेंगे, मिनिएचर रेडियो फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट। ओके, एक्चुअल में मैं आपको बताऊं मून कैसे बना है, ओके ये जानना भी जरूरी है। और कहीं ना कहीं एलआरओ जो है, एलआरओ लूनर रिकॉन्सियंस ऑर्बिटर मिशन, जिसकी हेल्प भारत ने भी चंद्रयान 2 के बाद मांगी थी, आपको मैं बताऊं कि मून जो है वो कैसे बना है, इसके बारे में कुछ साइंटिफिक स्टेटमेंट्स और प्रूफ हैं, पर एलआरओ इनको और प्रूफ करने की कोशिश करेगा। ऐसा कहते हैं कि मंगल की साइज का, मार्स की साइज का एक प्रोटो प्लैनेट, एक ऐसा प्लैनेट गलती से क्या हुआ, वो अर्थ से टकरा गया। वो तकरीबन आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ऐसी कोई घटना हुई थी, और जिसे पृथ्वी का एक भाग उससे टूटकर अलग हो गया, और जो पृथ्वी के अट्रैक्शन में रहा और आज भी उसके चारों तरफ घूमता है, जो पृथ्वी का सैटेलाइट चंद्रमा है। ओके, और ये इसलिए भी है क्योंकि एक हाइपोथेसिस दी गई है। ये हाइपोथेसिस ये बताती है, यह परिकल्पना यह बताती है कि अगर मून की केमिकल कंपोजिशन और पृथ्वी के केमिकल कंपोजिशन की अगर हम तुलना करें तो काफी हद तक हमें रिजेंबलेंस, काफी समानताएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है या नहीं है, इसके बारे में जानकारी देंगे। एलआरओ एक्चुअल में है क्या, मैं आपको बताऊं तो ये लूनर प्रिकर्सर, इसको एक्चुअल में हम बोलें तो लूनर प्रिकर्सर है, रोबोटिक प्रोग्राम है जो पूरी तरह से तैयार किया गया नासा के द्वारा, जो भविष्य में एक्चुअल में मून की पूरी स्टडी करने के बाद भविष्य में ये क्या करने वाला है, मैन मिशन भेजने वाला है। ठीक है, मैन मिशन भेजने वाला कहां, मून पर, और उसके बाद फर्दर चल के ये मार्स के भेजने में भी, मार्स मिशन को भेजने में भी मदद करने वाला है। तो ये पूरा का पूरा कहानी है, कंसेप्ट है जो आप ध्यान रखेंगे। एलआरओ के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो लूनर रिसोर्सेज के बारे में पता लगाना, जो मून पे जो संसाधन है उसके बारे में पता लगाना, मून के सरफेस की प्रॉपर मैपिंग करना, ओके मून्स के जो रेडिएशंस हैं उनकी स्टडी करना, ठीक है, मून्स के पोलर रीजन की स्टडी करना, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। सोलो मिशन भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, और सोलो मिशन के बारे में बताऊं तो सन में भेजा जाने वाला कुछ ही ऐसे मिशन है जो लिटरली बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। उनमें से ये मिशन जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, जिसे 10 फरवरी 2020 को भेजा गया। सोलो का मिशन मतलब होता है सोलर ऑर्बिटर मिशन। सोलो का अभिप्राय है क्या, सोलर ऑर्बिटर मिशन। सोलो SOL से सोलर हो गया और O का मतलब हो गया ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात आपको जो कि सोलर मिशन के बारे में आपको जानना है, इसने पहली बार बहुत ही क्लोजर स्ट्रक्चर जो है सन का दिया है। इतना क्लोजर स्ट्रक्चर जो आज तक कभी किसी मिशन में नहीं दिया गया। तकरीबन 48 मिलियन माइल्स ऑफ द सन, यहां तक सन के करीब जाकर उसने उसकी पिक्चर्स वगैरह बताई हैं। टोटल 10 इंस्ट्रूमेंट्स या 10 पेलोड से युक्त है, और उसकी मदद से यह सन की स्टडी कर रहा है। सन के बहुत सारे फीचर्स की स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया है। ठीक है, जैसे जनरली एक कैंप फायर होता है, उसके बारे में इसने जानकारी दी है। जो सन का कैंप फायर होता है उसकी जानकारी इसने अपने इमेजेस वगैरह से दी है, जो इंस्ट्रूमेंट्स या पेलोड्स की मदद से दी है। ओके, एक्चुअल में जो छोटे छोटे फ्लेयर सन पर बनते हैं उन्हीं को कैंप फायर का नाम दिया गया। कैंप फायर हम लोग जनरली ठंडी में लकड़ियों वगैरह को जला के भी एंजॉय करते हैं। ओके, इंडिया में तो फिर भी कम है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका जहाँ बहुत ठंड पड़ती है वहाँ तो लोग अपने घरों के अंदर लकड़ियाँ जलाते ही जलाते हैं। तो मिनी फ्लेयर ऑफ द सन जो होता है, सन का जो छोटा छोटा फ्लेयर होता है, उसको हम जनरली कैंप फायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैंप फायर जनरली अगर आपको बताऊं तो मिलियंथ ऑफ द साइज ऑफ सन्स मैसिव फ्लेयर। ओके, बहुत ही मिलियंस ऑफ द साइज होते हैं सन के मैसिव फ्लेयर की अपेक्षा अगर देखा जाए तो साइज इसकी मिलियंथ ऑफ द साइज होती है। ओके, और दूसरी चीज मैं बताऊं उसके बारे में, तो जनरली क्या होता है कि स्मॉल फ्लेयर्स ओके कुड हैव समथिंग टू डू द हीटिंग प्रोसेस दैट मेक्स द कोरोना। ठीक है, यही स्मॉल फ्लेयर्स जो है कहीं ना कहीं कोरोना के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। और आपको बताऊं तो आज तक कोरोना के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। तो इन्हीं सोलर फ्लेयर्स, इन्हीं कोरोना, इन सब की मदद से हम मतलब सोलो मिशन की मदद से ये सारे के सारे आंसर्स पाने की कोशिश करेंगे। ओके, पाने की कोशिश करेंगे। सोलर फ्लेयर एक्चुअल में है क्या?
असल में हमारा जो आदित्य मिशन है, जो हम 2023 की बात कर रहे हैं, जो हम भेजने की कोशिश करेंगे, उसमें भी हम लोग सोलर फ्लेयर की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, कोरोना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन एटमॉस्फेयर है, सन का जो आउटर मोस्ट लेयर जो एटमॉस्फेयर है, सन का आउटर एटमॉस्फेयर जिसको कोरोना कहते हैं, उसके टेम्परेचर के बारे में भी, जो कि मिसलेनियस टेम्परेचर है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। कभी कभी तो मैसिव सोलर फ्लेयर हमारे अर्थ की तरफ आ जाते हैं और हमारे सैटेलाइट्स को इफेक्ट डालते हैं। हमारा संचार सूचना तकनीकी जो सैटेलाइट से चलता है वो विध्वंस हो सकता है, वो नाश हो सकता है, ओके, वो डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इन सोलर फ्लेयर्स, इन कोरोना, ऐसी स्टडी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, सोलर फ्लेयर एक्चुअल में है क्या? ये लार्ज एक्सप्लोजन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी है जो सन के एटमॉस्फेयर में देखे जाते हैं। अगेन आई रिपीट, ये मैग्नेटिक एनर्जी है जो बहुत बड़े एक्सप्लोजन्स के साथ सन के एटमॉस्फेयर में होते रहते हैं और इसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ जाता है। तो सोलर फ्लेयर एक्चुअल में है क्या? अगर कहीं इस तरह की स्टेटमेंट आपके पेपर में लिखा होगा तो इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक एनर्जी का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन जो सन के एटमॉस्फेयर पर होता है वो एक सोलर फ्लेयर कहलाता है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्राइटनेस जो होता है बढ़ जाता है। और फ्लेयर जनरली जो होते हैं वो सन स्पॉट रीजन्स पर होते हैं। ओके, सन स्पॉट रीजन, ठीक है। सन स्पॉट एक्चुअल में क्या होता है? सन में ऐसी कोई जगह होती है जहां पर जनरली कुछ टेम्परेचर जो होता है अगल बगल की अपेक्षा कम हो जाता है, तो सन पर एक स्पॉट की तरह दिखता है। यह भी बड़ा मिसलेनियस सा इंफॉर्मेशन है कि सन में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां नॉर्मल टेम्परेचर से, जो बहुत मैसिव टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर हो जाने से वो एक स्पॉट के फॉर्म में अपीयर होता है। ओके, अगर हम सोलर फ्लेयर की बात करें, जब भी सोलर फ्लेयर आता है एक एनर्जेटिक पार्टिकल होती है जो सोलर विंड बनाती है और यही सोलर विंड, यही चीजें जो होती हैं हमारे अगल बगल के सराउंडिंग स्पेस में फैल जाती हैं। ये मैग्नेटिक स्टॉर्म्स या मैग्नेटिक एनर्जी जो होती है यही कहीं ना कहीं एक तरह से सोलर विंड और सोलर फ्लेयर का कारण होती हैं। ये जब अगर पृथ्वी की कक्षा के अंदर आती हैं, पृथ्वी की तरफ आती हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन जो नेटवर्क होते हैं उनको डिस्टर्ब करती हैं और साथ ही साथ जो पावर ग्रिड चलती है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, उनको भी डैमेज करने का काम करती है। तो नासा इवन वार्निंग भी देता है सोलर फ्लेयर के बारे में। ऐसा माना जाता है कि हर 9 साल में, 10 साल में जाकर तकरीबन मैसिव लेवल का सोलर फ्लेयर बनता है। एक उसकी भी एक साइकिल चलती है। जनरली छोटे मोटे सोलर फ्लेयर 2-2 साल में बन जाते हैं। फाइन, कोरोना क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बोला था, सन के एटमॉस्फेयर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कोरोना के नाम से जाना जाता है। ओके, कोरोना के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस नहीं है। सोलर मिशन जनरली जो भेजा गया वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का एक कोलैबोरेटिव वर्क है, जिसे एटलस 5 रॉकेट के द्वारा केप कनेवरल फ्लोरिडा में एक अमेरिका का लॉन्चिंग स्टेशन है, वहाँ से भेजा गया। फरवरी 2020 में यह लॉन्च किया गया था। जनरली इसकी कोशिश क्या है? एक एक्चुअली कॉस्मिक विजन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का 2015 से 2025 का, उसी के अंतर्गत भेजा जाने वाला एक सोलो मिशन भी है। तो सोलो मिशन एक्चुअल में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कॉस्मिक विजन प्रोग्राम 2015 से 2025 के बीच जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपना करेगा, उसी के अंदर सोलो मिशन भी एक है। ओके, ये पहला ऐसा मिशन है, अगर हम इसके अचीवमेंट के बारे में बात करें, जिसने हमें इमेज प्रोवाइड किया है सन के नॉर्थ और साउथ पोल की। अगेन आई रिपीट, इस पहले मिशन ने, इसके अलावा हिलियोस मिशन, ओके, बहुत सारे सन के मिशन भी भेजे गए, लेकिन इसने सन के नॉर्थ और साउथ पोल के इमेजेस भी दिए हैं। फिलहाल इसका लाइफ टाइम जो है टोटल 7 ईयर्स का मिशन है और विद इन 26 मिलियन माइल ऑफ द सन इतना करीब हो जाएगा। लेकिन एक बात सोचने की, अगर इतना करीब वो सन के चला जाएगा 26 मिलियन माइल्स ऑफ द सन, तो वहाँ पे हीट और एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और अब आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर सैटेलाइट जो है मेल्ट हो सकता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें टाइटेनियम हीट शील्ड की एक कोटिंग की जाती है, जिससे अधिक टेम्परेचर पर भी, लगभग 970 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर भी, उच्च तापमान पर भी इसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। असल में 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में अगर आपने मंगलयान मूवी देखी होगी तो आप जानते होंगे। मंगलयान मूवी आप सबको मैं बोलूंगा, मैं जब भी अपनी क्लासेस पढ़ाता हूं तो कुछ मूवीज में आप सबको देखने के लिए बोलता हूं। उसमें मैं आपको ग्रेविटी बोलता हूं, मंगलयान बोलता हूं, इंटरस्टेलर बोलता हूं, इंटरस्टेलर 1 अब तो इंटरस्टेलर 2 भी है, ठीक है, आ रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने मंगलयान देखा होगा तो उसमें अक्षय कुमार और बोलता है उस मूवी में, है ना, जो एक्टर है, कि भाई देखो ऐसा है कि अगर हमने समय रहते इस मिशन को हमने अगर 2013 में नहीं भेजा, आप में से पता होगा इस मिशन को हम लोगों ने 5 नवंबर
5 नवंबर 2013 को भेजा था। ठीक है, तो मंगल और पृथ्वी की दूरी उस हिसाब से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस समय सिर्फ भारत ने ही नहीं, भारत के अलावा और कंट्रीज़ ने भी ट्राई किया था, पर हम सफल हो गए थे। मूवी अगर आपने मंगलयान देखी, बहुत ही खूबसूरत मूवी है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि हमने PSLV की मदद से ही बहुत अधिक जर्नी कैसे कर ली। ठीक है, तो वो स्मार्टनेस और चीज़ें दिखाएगी, और ये भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन रहा। ठीक है, इंटर स्पेस मिशन तो हमने इसके पहले चंद्रयान भेजा था, लेकिन चंद्रयान प्लैनेट्स पर नहीं गया। चंद्रयान एक क्या था? चंद्रयान एक सैटेलाइट पर जाने वाला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम पहली बार एक प्लैनेट पे पहुंचे थे, और ये एक भारत का इतिहास है। और यहाँ आप सबको यू शुड बी प्राउड ऑन आवर इसरो, जो सच में अगर बताऊं तो भारत में इसरो बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, जो देश में भारत का, पूरी विश्व में भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, इवन लिखा गया है। ठीक है, चलिएगा, यहां पर हम बात करेंगे तियानवन की बात। तियानवन क्या है? एक्चुअल में जुलाई 2020 में चाइना एक मार्स मिशन लॉन्च करता है, और आपको बताऊं ये चाइना का पहला मार्स मिशन है। चाइना इसके पहले कभी भी कोई भी मंगल पर मिशन नहीं भेजा है, ये चाइना का पहला मार्स मिशन है। इसको फिलहाल तियानवन को क्वेश्चन टू हेवन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन टू हेवन के नाम से भी कुछ प्रोनाउंसिएशंस वगैरह इसके लिए किए जाते हैं। तो पहली बात, ये चाइना का पहला मार्स मिशन है। इसका पहले नाम जो था हुइजियांग-1 था, लेकिन द नेम हैज बीन चेंज्ड एज तियानवन-1। ओके एवरीवन, फाइन। एक्चुअल में इस मिशन में है क्या? एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है और एक रोवर है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जब मैंने आपको चंद्रयान 2 वगैरह पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि ऑर्बिटर जो उसकी कक्षा में लगाया जाता है, उसकी फोटोग्राफ, पिक्चर, इमेजेस लेता है, उसके रिसोर्सेज का पता लगाता है, पोल की स्टडी करता है। लैंडर होता है जो लैंड करता है, सतह पर उतरता है। रोवर जो होता है उनमें जनरली पहिए वगैरह लगे होते हैं। रोवर एक तरह के रोबोट्स होते हैं जो सतह पर चलते हैं, बायोसिग्नेचर का काम करते हैं, ये सारी स्टडी करते हैं। बायोसिग्नेचर आपके मेंस के पेपर में 2008 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैव हस्ताक्षर क्या होते हैं। ठीक है, ये जियोलॉजी में आता है, जियोलॉजी में भी आता है। फाइन, जहां पर हम सॉइल का सैंपल लेकर उसकी केमिकल एनालिसिस करते हैं, और उस केमिकल एनालिसिस की मदद से हम वहां पे पास्ट या प्रेजेंट लाइफ के बारे में जानने की जानकारी करते हैं, वो जैव हस्ताक्षर कहलाता है। 2008 के मेंस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। गॉट इट? अब देखिएगा, इसको जनरली जो भेजा गया लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा भेजा गया। जैसे भारत में GSLV ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो बहुत ज्यादा हैवी सैटेलाइट्स को लेकर जाता है, उसी तरीके से मार्च 5 रॉकेट जो है चाइना का हैवी लॉन्च व्हीकल है। जो जिकांग चाइना, यहां सर इसने लॉन्च, भारत में सतीश धवन, तो चाइना में जिकांग है ना, जो भी आप प्रोनाउंशिएट कीजिए, जिकांग एक जगह है जहां से भेजा गया। एक्चुअल में इसको भेजा कहां गया? मार्स के नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स पे। एक्चुअली एक जगह है जिसको बोलते हैं यूटोपिया प्लेनेटिया। यूरोपिया प्लैनेटिया एक जगह है जहां पर उतारा गया। इसके पहले नासा ने भी 1970 में एक विकिंग 2 करके एक मिशन भेजा था, वो भी वहीं उतारा गया था। तो नॉट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम ये वहां पर उतार रहा है। दूसरी चीज, एक चीज और बता दूं कि ये रेड प्लैनेट्स के ऑर्बिट में जो पहुंचा था वो फरवरी 2021 में पहुंचा था। उसकी ऑर्बिट में। ठीक है, लॉन्च किया गया कब? लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2020 को। ठीक है, मून काफी दूर, मार्स काफी दूर है। मार्स में पहुंचते पहुंचते, उसकी कक्षा में उतरते उतरते इसको फरवरी 21 हो गया, और उसके सतह पर कक्षा में आया, एंटर किया फरवरी 2021, और उसकी सतह पर उतरा मई 2021। फिलहाल आपके पेपर में इस तरह के डेट्स नहीं दिए जाते हैं। फिलहाल लैंडिंग उसकी मई 2021 में हुई है। और एक चीज और बताऊं, मार्स पर लैंडिंग करने वाले अगर कंट्री की लिस्ट में देखूं तो चाइना दुनिया में 3rd कंट्री है। इंडिया अभी तक मार्स पर लैंडिंग नहीं कर पाया है। जो हमारा मंगलयान-1 था वो एक ऑर्बिटर था, हमने उसको मार्स के ट्रांसफर ऑर्बिट में लगाया था। इसलिए हम कहते भी हैं कि मंगलयान वाज मार्टियन इन मार्टियन ट्रांसफर ऑर्बिट। उसको हमने मार्टियन ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा था। ठीक है, और इसके पहले चाइना के अतिरिक्त कौन से कंट्रीज ने मार्स पर, मंगल पर लैंडर उतारा है? तो रशिया और अमेरिका। तो चाइना बिकम द 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने मार्स पर लैंडिंग की है। परसेवरेंस नासा मिशन टू द मार्स। अब देखिए, एक बात मैं और बताता हूं, 2020 में कमाल हो गया। कमाल क्या हो गया? सिर्फ एक ही कंट्री ने, कई कंट्रीज ने मंगल मिशन भेजा। एक अभी आपने चाइना का देखा। अगला देखिए आप नासा का मिशन, जो परसेवरेंस मिशन है। नासा ने भी एक परसीवरेंस करके एक मिशन भेजा था। ठीक है, जिसमें उन्होंने रोवर वगैरह चलाने की बात की थी। देखिएगा, ये उस साल 2020 में तीसरा लॉन्च है मार्स मिशन का, सेम मंथ में।
यू अमेरिका ये यूएई का होप मिशन, चाइना का टियानवान मिशन, और अभी जो आप पढ़ रहे हैं नासा का दैट इज द परसिवरेंस रोवर मिशन। तो ये मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर जो है ये भेजा गया है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट की मदद से। किस डेट को भेजा गया? 30 जुलाई 2020 को। कब वो उस जगह पर पहुंचा जहां उसे स्टडी करनी थी? 18 फरवरी 2021 को। तो ये है पूरी की पूरी कहानी। कहां से भेजा गया? नासा का मिशन है। तो नासा का लॉन्चिंग साइट केप कैनावरल है जो कि फ्लोरिडा में पड़ता है, अमेरिका में। ठीक है, अब देखिएगा इसका अराइवल जो है अभी आपको बोला फरवरी 2021 में हुआ। ठीक है, और ऐसा कहते हैं कि यह इसका पूरा टाइम कितना होगा, इसको पूरा जो हमने प्लान किया है एटलीस्ट यह 1 मार्स ईयर के बराबर काम करेगा। 1 मार्स ईयर ज्यादा दिन का होता है, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी सन के करीब है, तो पृथ्वी 365 डेज में 1 ईयर कंप्लीट कर लेती है। लेकिन पृथ्वी से भी दूर है मार्स, तो मार्स को एक पूरा ईयर कंप्लीट करने में ज्यादा समय लगता है। करीब 687 डेज ऑफ द अर्थ मार्स का 1 साल होता है। तो अगर पृथ्वी पर 687 डेज गुजरते हैं तो मार्स पर एक साल होता है। ओके, 1 साल होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उतने दिन के लिए एटलीस्ट ये काम करेगा। इसकी लैंडिंग साइट जो है वो मार्स पे जैगरू क्रैटर है जगह है, वहां पर किया गया। टोटल 7 पेलोड्स की मदद से वही इंस्ट्रूमेंट कैमरा ये गया है और अपने रिजल्ट्स दे रहा है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं इस पूरे मिशन में, जिसका सिग्निफिकेंट है, जो लाजवाब चीज है, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मोजिक। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मोजिक। परसिवरेंस में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मोजिक। मोजिक का पूरा नाम है मार्स ऑक्सीजन इसरू एक्सपेरिमेंट। जानते एक्सपेरिमेंट क्या है? वहां पर ऑक्सीजन बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, वहां पर ऑक्सीजन बनाने की कोशिश करेगा। मैन्युफैक्चर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ऑन द मार्स, वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर जो है, वहां पर कोशिश क्या करनी है कि वहां पर ऑक्सीजन बनाने की कोशिश मॉक्सी जो इंस्ट्रूमेंट है वो करेगा। बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है। दूसरा इंटरेस्टिंग परसिवरेंस के साथ क्या है कि यहां पर पहली बार किसी मिशन में हेलीकॉप्टर उतारा जा रहा है, उसका नाम है इंग्यूनिटी। थोड़ा ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। इंग्यूनिटी द फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर टू फ्लाई ऑन द मार्स, ये भी पहली बार इतिहास में हुआ है। ओके, और तीसरी चीज जो कि कमाल का होने वाला है, मतलब अगर आप मेरे सामने हो तो शायद मुझे गले लगा लेते ये सारे स्टेटमेंट सुनकर। तीसरा जो कह रहा है, पहली बार यहां पर प्लानिंग क्या है कि हम मार्स के जो सैंपल्स होंगे रॉक के, वो पृथ्वी पर लेकर आएंगे और उसका क्या करेंगे? जैव हस्ताक्षर, बायो सिग्नेचर मैंने क्या बोला था? केमिकल टेस्टिंग करने के बाद उससे पास्ट और प्रेजेंट लाइफ के बारे में बताना, ये बायो सिग्नेचर कहलाता है, जिसे हिंदी भाषा में जैव हस्ताक्षर कहते हैं। 2008 के मेंस के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखेंगे। चंद्रयान 2 में भी हमारी प्लानिंग यही थी रोवर से कि हम उसके केमिकल का सैंपल लेकर जैव हस्ताक्षर करेंगे। थोड़ी सी चूक हो गई पर कोई बात नहीं, चंद्रयान 3 जिंदाबाद। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। की मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे परसिवरेंस मिशन जो नासा का, इसमें क्या है? ठीक है, माइक्रोबियल लाइफ, एंशिएंट लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वो तो मैंने आपको पहले ही बोला, जैव हस्ताक्षर में इस तरह की जानकारी पता चल सकेगी। दूसरा, हम जो मार्टियन के रॉक्स और डस्ट सैंपल लेने वाले हैं, पहली बार ऐसा करने वाले हैं। हमने हेलीकॉप्टर वहां पर उतारा है, हमने क्लाइमेट जियोलॉजी ऑफ मार्स के बारे में जानने की कोशिश की है। ये सारी की सारी स्टडी जो है हमने यहां पर करने की कोशिश की है। ठीक है, यहां पर जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दी, पर एक चीज मैं और आपको बताता हूं। मार्स सच में एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और मुझे लगता है कि हम लोग के रहते रहते एक दिन ऐसा होगा जब लोग मार्स की ट्रिप कर रहे होंगे। आज लोग यूरोप की ट्रिप करते हैं, आज लोग यूएस घूमने जाते हैं, आज लोग सिंगापुर घूमने जाते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत ही जल्द ऐसा होगा कि लोग मार्स घूमने जा रहे होंगे। लोगों का सपना होगा मैं अपनी जिंदगी में एक बार मार्स पे जाना चाहूंगा। तो डेफिनेटली उस चीज को लेकर, क्योंकि मार्स में वाटर के बारे में, प्रेजेंस के बारे में बताया जाता है, वहां बताया जाता है कि मानव के रहने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और यहां तक कि आपने सुना होगा इलॉन मस्क ने कॉमर्शियल ट्रैवल के लिए भी बोला है। इवन अमेरिका, जिसको आप बहुत ही एडवांस मानते हैं, नासा जिसकी एजेंसी है, ओके, उससे पहले इलॉन मस्क कह रहा है कि घबराइए नहीं, मैं मानव को मार्स पे उतार दूंगा 2026 में। इवन नासा से भी 7 साल पहले। तो भाई इलान मस्क है, कभी कभी मूड हुआ, कभी मूड कर गया तो इलान मस्क के बारे में आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही मोटिवेटिंग वीडियो होगा। लिटरली यूपीएस एस्पिरेंट्स को तो सुनना चाहिए। ओके, हिम्मत हारनी नहीं है, लगे रहना है।
एक कहावत है ना, मंजिल मिले या ना मिले गम नहीं, मंजिल की राह पे अपना कारवां तो है। वो इलान मस्क ही है जिसके लिए लाइन पूरी तरह से बोली जा रही है। चलिए, तो इसके अलावा अगर मार्स पे और भी देखें तो बहुत सारे मिशन और भी रोवर भेजे गए हैं। जैसे 1997 में मार्स पाथफाइंडर मिशन गया है, 2003 में स्पिरिट अपॉर्चुनिटी ट्विन रोवर साथ साथ हैं, 2012 में एक क्यूरोसिटी रोवर गया है। तो ये सारी चीज़ें भी रही हैं। अगला एक क्वेश्चन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से है। देखिए बगल में लिखा हुआ ICT, ये टॉपिक जो है वो नेटग्रिड से जुड़ा हुआ है। नेटग्रिड का पूरा नाम है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, किसके साथ? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ। क्यों? जनरली जो FIR और जो गाड़ियां चोरी हो रही हैं उसका एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन डेटाबेस होना चाहिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बीच एक करार होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, जनरली एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन डेटाबेस बनाने के लिए जो FIR है और जो इस व्हीकल गाड़ियां चोरी जाती हैं उनका, ताकि वो गाड़ियां कहीं भी जाएं पूरे भारत में तो एक सिस्टम के थ्रू इंटीग्रेट होकर पता चल जाए ये गाड़ी, ऐसा ना हो कि जम्मू की गाड़ी कन्याकुमारी में लोग यूज कर रहे हैं और पता ही ना चल रहा फिर भी आइडेंटिफाई हो जाए। नेटग्रिड फिलहाल इतना ही एक नया न्यूज़ था नेटग्रिड को लेकर, नहीं तो नेटग्रिड तो फिलहाल पुरानी चीज़ है। 2009 में ये न्यूज़ में आती है, 9 में आती है, और इसकी ज़रूरत होती है जब 26/11 अटैक होता है। 26/11 अटैक के बाद भारत को एक कमी दिखती है कि हमारे पास एक ऐसी एजेंसी नहीं है जिसमें सारे के सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक साथ जोड़ दिया जाए। फिलहाल 11 सेंट्रलाइज एजेंसीज को जोड़ने की बात हुई थी और नेटग्रिड आज काम कर रहा है। आपने शायद सुना होगा कि जो पूरा इसके पीछे जो 26/11 अटैक हुआ था, है ना, उसके पीछे एक शख्स था जिसका नाम था डेविड कोलमैन हेडली। डेविड कोलमैन हेडली, ये शख्स इंडिया में कई बार एंटर करता है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी जो खुफिया एजेंसीज आप बोलते हैं, उनकी कमी थी कि हम लोग उस हेडली को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ये हमारी कमी है जो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इवन हमारी कुछ एजेंसीज को हेडली के बारे में जानकारी थी, पूरा वो प्लानिंग करता है किस रास्ते कसाब और उसके ग्रुप एंटर करेंगे, किधर ओपन फायरिंग करेंगे, ताज होटल में कैसे घुसेंगे, सब कुछ प्लान होता है। ओके, बाद में उसी के बाद एक कोशिश हुई और सारे के सारे नेटग्रिड में इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, शुरुआत में 11-10 मिलाकर एजेंसीज को साथ लाया गया और बाद में आज नेटग्रिड है और काम कर रहा है। एक ही नेगेटिव है जिसके बारे में कहा जाता है कि नेटग्रिड होने से एक नेगेटिव भी हो सकता है, अगर एक एजेंसी का डेटा लीक हो गया तो सारी एजेंसी का डेटा लीक हो सकता है। अब 99% पॉजिटिव को देखा जाए या 1% नेगेटिव को देखा जाए तो यहां पर 99% पॉजिटिव को देखना चाहिए और लिटरली हमने वही किया भारत सरकार ने और नेटग्रिड लाया गया। नेटग्रिड में बहुत चीजें बाद में की गई। ओके, यहां पर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंसी सबको जोड़ा गया, साथ ही साथ दोस्त यहां पर बैंकिंग सेक्टर, टेलीफोन डेटा, ये सारा का सारा एक सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए नेटग्रिड की जरूरत थी। आज नेटग्रिड है और आज नेटग्रिड पूरी तरह से काम कर रहा है। एक न्यूज है कंपलसरी लाइसेंसिंग। फिलहाल ये टॉपिक मैं आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट करता हूं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये फिलहाल क्वेश्चन जो होगा वो IPR से जुड़ा है। ओके, ये पहली बार केस नहीं है, इसके पहले भी ये केस आ चुका है। इवन जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, ही हैज नो मोर राइट नो, एवरीबडी नो, तो उस समय भी जो कैंसर दवाइयां थी उसको लेकर भी काफी हो हल्ला होता था कंपलसरी लाइसेंसिंग के इश्यूज पर। एक मंथ का पूरा करंट अफेयर्स है तो वीडियो थोड़ा बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता वीडियो बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वीडियो पूरा होना चाहिए जिसमें पूरे करंट अफेयर्स की चीज़ों को लिया जाए। और एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूं, इन वीडियोस को हिफाजत से रखेंगे, ये आपके मेंस का भी करंट अफेयर्स अपडेट्स है जो आप दिसंबर में मेंस दे रहे होंगे या जनवरी में मेंस दे रहे होंगे, तो ये ध्यान रखेंगे, इन सारे वीडियोस को हिफाजत से रखेंगे, इनके नोट्स अपने हिसाब से जो मैं कह रहा हूं सुन सुनकर बना लेंगे। कंपल्सरी लाइसेंसिंग होती क्या है? देखिए, कंपलसरी लाइसेंसिंग में होता क्या है कि जनरली मेडिसिन को लेकर यह इश्यू आता है। मान लीजिए मैंने एक कंपनी है जिसने R&D कर एक मेडिसिन बनाया, काफी पैसा खर्च हुआ, मेरे एम्प्लॉइज लगे, काफी पैसा लगा, काफी तकनीकी लगी और फिर जाकर 3 साल 4 साल में एक मेडिसिन बना, तो ठीक है। और मैंने उस मेडिसिन को मार्केट में, तो मैंने उसका क्या लिया? पेटेंट लिया। तो मैं क्या कहलाऊंगा? एक पेटेंटी कहलाऊंगा। मैंने उसका पेटेंट ले लिया, इस मेडिसिन को कोई और नहीं बना सकता। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जहां पर हम उनसे पेटेंट जो है उनसे बिना परमिशन लिए ही, बिना ऑथराइजेशन लिए ही, बिना उनसे लाइसेंस लिए ही हम क्या करते हैं, उस मेडिसिन को बनाना, उसका मार्केट करना शुरू कर देते हैं।
बिना पेटेंटी के सजेशन, बिना उनसे इजाजत लिए हुए, वो एक कंपल्सरी लाइसेंसिंग का केस होता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके कंट्रीज में लोग कैंसर से मर रहे हैं और महंगी दवाइयां नहीं ले सकते, क्योंकि आपके कंट्रीज में लोग कोविड से मर रहे हैं और कोविड की जो दवाइयां हैं वो नहीं ले सकते, उतनी महंगी दवाइयां। तो ठीक है ना, हम उसकी कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं। और कॉपी मेडिसिन जब बनेगी तो उसमें R&D नहीं करनी पड़ती है। सॉल्ट्स कंपोजिशन काफी हद तक हम वही रखते हैं जो ब्रांडेड मेडिसिन में होती है, जिसको आप काफी हद तक जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। जेनरिक मेडिसिन कहते हैं, जिसको मैं लोकल भाषा में कॉपी मेडिसिन, कॉपी ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन के नाम से बोलता हूं। ओके, अब यहां पर देखिएगा है क्या। अब चैप्टर 16 जो इंडियन पेटेंट एक्ट है, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के चैप्टर 16 में ओके कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बारे में डिस्कशन है। कुछ सर्कमस्टांसेस में हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, अब यहीं पर देखिएगा जनरली होता क्या है। ओके, कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए यह जरूरी है एटलीस्ट 3 साल तक वो दवा जो कंपनी बना रहा है उसके अंदर ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने उसके लिए काफी खर्चा किया है, काफी R&D की है। ओके, सो एप्लीकेशन जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग का है वो एनी टाइम आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सीलिंग ऑफ पेटेंट्स के लिए अलाउ हो सकता है। ये यहां पर, लेकिन ये कंपनियां ऐसा नहीं चाहती, ये चाहती हैं लॉन्ग टर्म इसका फायदा लेने के लिए। इस सेक्शन 92 ऑफ इस एक्ट के अंतर्गत यह बताया गया है, ठीक है, इस बताया गया कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स है ना, इसके बारे में यह प्रोविजन हुआ है कि ओके सेक्शन 92 जो एक्ट है ना, इसके अंतर्गत यह प्रोविजन हुआ है कि एक्सट्रीम अर्जेंसी अगर पड़ जाए या कोई नेशनल इमरजेंसी टाइप की कंडीशन हो जाए, ओके, तो यहां पर हम इसके लिए जा सकते हैं। तो यही पूरा इशू है कमर्शियल लाइसेंसिंग का, और कोविड कुछ ऐसा ही है। अब आप पूछेंगे क्या पहली बार ऐसा हो रहा है जो भारत में रेमडेसिविर को लेकर ऐसा इशू हुआ था? नहीं दोस्त, इसके पहले भी ये इशू भारत में उछल चुका है और कैंसर की दवाओं के लिए हुआ है, जो मैं आपको बता रहा था। पहली बार इंडिया में कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो हुई है वो मार्च 2012 में हुई है। हैदराबाद बेस्ड नाटको फार्मा का एक प्रोडक्शन है जो जेनरिक वर्जन ऑफ बायर्स नेक्सावेर है। जो एक नेक्सावेर करके एक दवा थी, उसका एक जेनरिक प्रोडक्शन जो था, जो हैदराबाद की कंपनी नाटको फार्मा ने किया था, कंपल्सरी लाइसेंसिंग वहां पर पहले एक बार हो चुकी है भारत में। यह पहली बार नहीं है जो रैंसमवेयर के लिए हो रहा है। क्योंकि रैंसमवेयर में हुआ क्या है आपको मैं बताऊं, बहुत ही खुराफात हुआ है। अमेरिका ने क्या किया है, जो भी दवाइयां थी उनको होल्ड करके अपने पास रख लेता है कि ताकि अब जरूरतमंदों को मैं महंगे महंगे रेट्स पर ये दवाइयां बेच सकूं। तो ये पूरी कहानी है। तो वहीं CPIM जो होती है, आप सुनते होंगे, जैसे बीजेपी है वैसे CPIM है, उन्होंने गवर्नमेंट से बोला भी कि भैया ऐसा कीजिए, आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग पे जाइए, उनसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉपी कीजिए और बनाइए। और विशेषता आपको मैं बताऊं तो जो विकासशील राष्ट्र होते हैं वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये दवाइयां हमारे यहां अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये दवाइयां हमारे यहां अवेलेबल नहीं है, ये दवाइयां अफोर्डेबल नहीं है, आसानी से काफी महंगी हैं। लेकिन वहीं पर जो विकसित राष्ट्र होते हैं उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक लिमिट समय के लिए 3 साल के लिए कुछ कीजिए तो वो ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए ठीक नहीं है। वहीं पर रैंसमवेयर को भी लेकर, रेमडेसिविर को भी लेकर ये इशू हुआ था और यही न्यूज में रहा है, जो कोविड-19 पेशेंट के लिए जरूरत हो गया था। और आप जानते हैं हमारे बाहर के देशों में तो छोड़िए, हमारे देश में ही हमारे ही लोगों ने हमारे साथ क्या किया है इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, ठीक है। लेकिन चलिए, फिर भी मानवता क्या है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी ब्लैक मार्केटिंग कितनी ज्यादा हुई है। ओके, और यहां पर अमेरिका ने बहुत खुराफात किया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा बताते थे कि अमेरिका ने क्या किया, सारी इस तरह की दवाइयों की होर्डिंग कर रखी है, जो जनरली पैंडेमिक बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा स्टॉक जो रेमडेसिविर का था, उन्होंने, जो गिलेड कंपनी जो बनाती है, नेक्स्ट 3 मंथ्स में उन्होंने पूरा का पूरा अपने होल्ड करके रख लिया था। और इसकी वजह से क्या था, बाकी दुनिया वालों के लिए वो अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो अमेरिका से, हमारे यहाँ के देश के कुछ गद्दार लोग हैं जो अपने ही लोगों के साथ पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, उनमें अमेरिका में कोई कमी नहीं है, कोई अंतर नहीं है।
अब यहां पे बात करते हैं पीसीआर टेस्टिंग डबल एज सोर्ड। देखिए ऐसा है, पीसीआर जो है, ओके, आरटीपीसीआर बहुत ही पॉपुलर हुआ है, पर फिर भी ये संदेह में रहता है, संदेह में रहता है क्योंकि ये पूरी तरह से रिजल्ट सही नहीं देता है। आरटीपीसीआर में है क्या? आरटीपीसीआर में आर और टी जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए एक मशीन होती है, उस मशीन में एक्चुअल में हम क्या करते हैं, डीएनए के साथ फ्लोरेसेंस डाई करके उस मशीन में पास करते हैं। जनरली सार्स कोरोना वायरस 2 को चेक करने के लिए, अच्छी तरह से पता लगाने के लिए आरटीपीसीआर का उपयोग किया जाता है। यह कोरोना वायरस जनरली आरएनए वायरस होता है। यह हेल्दी कोशिकाओं में जाता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, अपने आप को बढ़ाता है और आपको बीमारी देने की कोशिश करता है। जनरली जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, इसकी मदद से हम साफ कोरोना वायरस आरएनए जो उसका न्यूक्लिक एसिड है, आइदर डीएनए आरएनए होता है, इन वायरसेस में आरएनए पाया जाता है, हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में डीएनए होता है। उसकी जानकारी के बारे में एक अच्छा परीक्षण है जो हम यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली इसमें करते क्या है, कुछ नहीं, आप आरएनए लीजिए जो वायरस का होता है, एक एंजाइम होता है रिवर्स आरएनए पॉलीमरेज करके आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट कर दीजिए। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ऐसे एंजाइम होता है जो आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से पहले हम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इस डीएनए पे हम करते क्या है, जनरली आपको बताऊं, इस डीएनए के थ्रू हम डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं उस वायरस के पैथोजन को। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, आरएनए का डिटेक्शन करने की कोई तकनीकी नहीं है, लेकिन डीएनए के डिटेक्शन की तकनीकी है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पहले हमको करना क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से पहले हम उसको डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, और इस डीएनए को फिर हम क्या करते हैं, इसमें कुछ फ्लोरेसेंस डाई वगैरह करके इसको पीसीआर मशीन में डाल देते हैं, और वहां पर तकरीबन 35 साइकिल तक इसको चेक किया जाता है। अगर 35 साइकिल तक वो प्रॉपर लेवल जो उस मशीन में एक पैरामीटर बनाया गया है, अगर उसके ऊपर चली जाती है तो कंफर्म हो जाता है कि बंदे को कोविड है या नहीं है। अगर वो उसके नीचे ही रहता है, ओके, तो ये कंफर्म हो जाता है इसको कोविड नहीं है। और जितना जल्दी दिन के अंतर्गत ये साइकिल के अंतर्गत वो फ्लोरेसेंस कलर आ जाता है, उतना ज्यादा सीवियरिटी पता चलती है। जैसे मान लीजिए कि आप जो टेस्ट करते हैं, मान लीजिए 15 दिन में पूरी टेस्टिंग हो रही है, तो अगर पहले दूसरे दिन तीसरे दिन के अंदर ही आ जाता है, इसका कहने का मतलब है कि वायरस बहुत ही सीवियर लेवल पे है, तुरंत उसका रिजल्ट आ गया है, ओके, फ्लोरेसेंस कलर वगैरह जो भी चाहिए। और 35 साइकिल तक करते करते जो पीसीआर हम करते हैं मशीन के अंदर, जितना देर में आता है वो कहीं ना कहीं सीवियरिटी को बताता है, सीवियरिटी और कम है। बहुत सारी वीडियोस आपको आरटीपीसीआर पे मिल जाएंगे कैसे पीसीआर किया जाता है, लेकिन यहां फ्लोरेसेंस डाई होती, वही कलर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। ओके, जनरली यहां पर जो स्वैब होता है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से लिया जाता है। इवन आप आरटीपीसीआर करने के लिए आप नाक से भी ले सकते हैं और मुंह से भी, अंदर से आप स्वैब ले सकते हैं, SWAB कहते हैं। लेमैन भाषा में आप म्यूकस भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये अपर और लोअर रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन लिए जाते हैं, जनरली नेजल नेसोफेरेंजियल लिया जाता है, और उसको सैंपल को लेकर उसका ट्रीट किया जाता है। क्या किया जाता है, केमिकल में डाला जाता है, उस सैंपल में अगर कोई वायरस या कुछ भी होता है, उसमें प्रोटीन फैट्स वगैरह को, क्योंकि वायरस में प्रोटीन फैट्स ये सारी चीज़ें भी होती हैं, सिर्फ आरएनए अलग कर लिया जाता है, और आरएनए को फिर क्या किया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए में कन्वर्ट कर फिर उसको आरटीपीसीआर मशीन के अंदर डाल दिया जाता है 35 साइकिल तक उसको चेक करने के लिए। ओके, और यहां पर उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई जाती हैं, और उसका एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, उसी थ्रेशोल्ड लेवल के अगर नीचे की वैल्यू आती है तब तो पैथोजन नहीं है, और अगर उसके ऊपर आ जाता है, अगर मान लीजिए कि 10वें दिन में आता है यहां जाकर, तो मतलब 10वें फोल्ड के बाद जाकर ये पता चलता है थ्रेशोल्ड के ऊपर, तो मतलब उसमें वायरस लेवल कम है। और अगर पहले ही दूसरी साइकिल तीसरी साइकिल के अंदर ही आ जाता है तो पता चल जाता है कि वायरस बहुत ज्यादा सीवियर है। ये ट्रीटमेंट का तरीका नहीं है, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का तरीका है।
ओके, सो फ्लोरेसेंस डाई का यूज किया जाता है, मशीन कंप्यूटर का यूज किया जाता है, रियल टाइम बेसिस पर स्क्रीन में पता लगाया जाता है। ओके, और सारा का सारा वायरस का प्रेजेंस वगैरह जो होता है फ्लोरेसेंस कलर से आइडेंटिफाई होता है। यहाँ इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बहुत सारे फॉल्स इंफॉर्मेशंस भी आते हैं, ठीक है, तो इसीलिए RT-PCR पे बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता, ये संदेहास्पद है, ठीक है। और बहुत सारे वायरल लोड वगैरह देखा जाए तो ऐसा कहते हैं कि गले में कम होता है, तो नेसोफेरिंक्स ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। थ्रोट का स्वैब जनरली फॉल्स नेगेटिविटी 60% तक देता है, और नाक वाला जो स्वैब होता है 30% तक फॉल्स नेगेटिविटी देता है, मतलब गलत रिजल्ट देता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। कभी कभी आपके स्वैब मिस हो जाते हैं जब हम नाक से या लेते हैं, तो 2-3 बार करना पड़ता है, ये चीज़ें होती हैं। G4 वायरस एक न्यूज़ में रहा है, जो चाइना के अनुसंधान में ये ढूंढा गया एक नया स्वाइन फ्लू वायरस है, जो बताया जा रहा है कि भविष्य में हो सकता है ये मनुष्य में भी विरुलेंट हो जाए और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाए, तो ये भविष्य में एक फ्यूचर पेंडेमिक के रूप में हो सकता है। G4 वायरस पूरी तरह से H1N1 यानी स्वाइन फ्लू से जुड़ा हुआ है, वही स्वाइन फ्लू जो 2009 में WHO पेंडेमिक घोषित करता है। तो इस कोविड के पहले ऐसी कौन सी बीमारी है जो पेंडेमिक घोषित हुई थी, तो वो स्वाइन फ्लू था, H1N1। ये नया स्ट्रेन ऑफ वायरस है जो H1N1 के ही फ्लू में थोड़ा म्यूटेशन होने के बाद आया है। जनरली ये विषाणु जो है वो सुअर में यानी पिग्स में आइडेंटिफाई किया गया है। ओके, ये भी स्वाइन फ्लू वायरस है, और जनरली ऐसा बोला जाता है कि ये भी ह्यूमन में वही रेस्पिरेटरी वगैरह सिस्टम से आ सकता है। कैसे आ सकता है? अब जैसे जो एरोसॉल ट्रांसमिशन होते हैं, अब जो जानवर, पिग या इन सबके अगल बगल ह्यूमन रहते हैं, उनमें इसके एक्सपोजर से हो सकता है, बाद में स्नीजिंग, वीजिंग, कफिंग, इन सब के द्वारा आ सकता है। ओके, और जनरली इनमें जो इन्फेक्शन होता है, इनमें जनरली आपको स्वाइन फ्लू की तरह ही सिम्टम होगा। इसमें मैमल्स का जो बॉडी मास होता है करीब 7.3 से 9.8% तक जो होता है, वो बॉडी वेट भी कम हो जाता है। H1N1 इन्फ्लुएंजा एक तरह से पूरी तरह से स्वाइन फ्लू है, ये भी एक तरह का इन्फ्लुएंजा है जो काफ़ी ज़्यादा पैथोजेनिक है एंड डेथ कॉजिंग है। विटामिन डी को लेकर भी काफ़ी न्यूज़ रहा है, क्योंकि विटामिन डी अगर आपके शरीर में है तो आप पे कोविड के अगेंस्ट में अच्छा खासा इम्यूनिटी है या एंटीबॉडी है। और ये वही है जो जनरली अगर हम देखें, विटामिन डी जो होता है वो कोविड-19 जो पैंडेमिक होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन डी हम सबकी स्किन में बनता है, हम सबकी त्वचा में बनता है, और इसके लिए सन की जो लाइट होती है उसका जो रेंज होता है 190 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट जब हमारी स्किन पर पड़ती है तो हमारी स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल बेस्ड मॉलिक्यूल होते हैं वो केमिकल रिएक्शन करके, है ना, जो भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह के मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन करते हैं 190 से 400 नैनोमीटर के वेवलेंथ में, और वही लीवर कैल्सीडियोल बना लेता है, और वही किडनी कैल्शियम के रूप में कैल्सीट्रियोल बना लेता है। यानी कोलेस्ट्रॉल बेस्ड मॉलिक्यूल को लीवर कैल्सीडियोल में कन्वर्ट कर देता है और किडनी कैल्सीट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है 190 टू 400 नैनोमीटर के वेवलेंथ के सूर्य के प्रकाश की रोशनी में। सो कमाल की चीज है सूर्य का प्रकाश, और कमाल की चीज है आपकी बॉडी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और विटामिन डी जो होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, तो जैसे भी अगर हम फैट वगैरह खाते हैं और आपके शरीर में विटामिन डी है तो ये स्टोर होकर आपकी बॉडी में पड़ा रहता है, ज़रूरत पड़ने पर लॉन्ग टाइम के लिए ये स्टोर हो जाता है और आपके शरीर में ज़रूरत पे ये आपको काम आता है। इसकी कमी हो जाने से आप जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जनरली कैल्शियम बोन्स में होने की वजह से हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो डैमेज नहीं हो पाता है। ओके, हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, उनमें ट्यूमर्स टाइप की चीज़ें नहीं बनती हैं। तो अगर हमारा सेल मेम्ब्रेन काफ़ी हार्ड हो जाता है, डैमेज नहीं होता है, तो काफ़ी हद तक हम लोगों को कोविड के अगेंस्ट में इम्यूनिटी मिल जाती है। विटामिन डी डिफिशियंसी होने पर जनरली कोविड-19 का इफेक्ट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जो नए शोध में। इसके अलावा आप जानते हैं डायबिटीज़, हार्ट कंडीशन, न्यूमोनिया, ओबेसिटी, ये और स्मोक वगैरह, है ना, जो लोग करते हैं, इन सब केसेस में कोविड-19 का रिस्क बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर आप जानते हैं कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग इंजरी वाले लोगों को कोविड का खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन भारत जैसे कंट्रीज़ में विटामिन डी की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं भारत एक्चुअल में ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में आता है, सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में आता है, यहाँ सोलर हीटिंग अच्छा खासा है। इंडिया में पहला प्लाज्मा बैंक के बारे में बात करते हैं। इंडिया में पहला प्लाज्मा बैंक जो स्थापित हुआ है वो दिल्ली में हुआ है, ILBS, जिसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस। अगेन आई रिपीट द नेम, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस, जो कि दिल्ली में है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो यहां पर स्थापित है।
पूरे भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। इसकी जरूरत कोविड-19 पेशेंट के लोगों को प्लाज्मा की जरूरत के लिए इसकी स्थापना करना आवश्यक था, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना की है। प्लाज्मा बैंक बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि ब्लड बैंक काम करता है। जिनको प्लाज्मा की जरूरत होती है वो लोग वहां जाते हैं, बताते हैं और वहां उनकी भरपूर मदद की जाती है। और ये प्लाज्मा बैंक रिक्वेस्ट भी करता है लोगों को कि अगर आप ठीक हो चुके हैं तो ठीक होने के 14 दिन के बाद आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। इवन ब्लड डोनेट करने के लिए टाइम ज्यादा होता है। ओके, कम से कम 2 महीना 3 महीना वेट कीजिए, लेकिन प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आप 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही आप प्लाज्मा डोनेट करने लायक हो जाते हैं। ओके, तो ये भी चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है। जनरली जो प्लाज्मा दिया जाता है 18 से 60 साल के व्यक्तियों का ही प्लाज्मा दूसरों को दिया जाता है, या फिर उनकी बॉडी का वेट 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए। कुछ कंडीशंस हैं। अगर वीमेन है और उनको कोई बच्चा हुआ है, कोई बर्थ हुआ है, तो वो अगर प्रेगनेंसी से गुजरी हैं या चीजें हैं तो वो भी प्लाज्मा नहीं दे सकती हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस है प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। ओके, लेकिन हाँ, एक बात बता दूं, प्लाज्मा डोनेशन नॉर्मल ब्लड डोनेशन से पूरी तरह से अलग है। यहां पर सिर्फ हम ब्लड से प्लाज्मा निकालते हैं, बाकी कुछ नहीं। ब्लड में जबकि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। और आपको बताऊं 500 ml ऑफ प्लाज्मा कैन बी डोनेट एवरी 2 वीक्स। ब्लड आप नहीं दे सकते, फिर मैं कह रहा हूं ब्लड को आपको 2 से 3 महीने रुकने पड़ेंगे, लेकिन प्लाज्मा मैंने आपको क्या बोला था, 2 से 3 हफ्ते के बाद आप फिर प्लाज्मा देने लायक हो जाते हैं। यह है इसकी विशेषता। इसमें करते क्या है आप प्लाज्मा के लिए? कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहले आप ब्लड ले लीजिए बंदे का, उस ब्लड में से आप सीरम को अलग कर लीजिए, सीरम को इंट्रोड्यूस उनको सेपरेटेड कर लीजिए। ओके, और ये स्क्रीन होगा वायरस के न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी से, ठीक है। और उसको जो आप सेपरेट करेंगे उसको हम कन्वल्सेंट सीरम बोलेंगे। ये ऐसा सीरम है जो कि इंफेक्शियस डिजीज से गुजरने के बाद बना हुआ एंटीबॉडी है। ये नॉर्मल प्लाज्मा नहीं कहलाएगा, ये कन्वल्सेंट प्लाज्मा कहलाएगा, कन्वल्सेंट सीरम कहलाएगा। क्योंकि ये एंटीबॉडी वो वाली है जो ऑलरेडी किसी वायरस के अगेंस्ट में बना हुआ है, उसको लेने के लिए हम कन्वल्सेंट प्लाज्मा का नाम देते हैं, कन्वल्सेंट सीरम का नाम देते हैं। यह है पूरी इसकी कहानी। ओके, अच्छा, आफ्टर एंटीबॉडी सीरम जो हम दिया जाता है उसका इफेक्ट जो शरीर में होता है वो अगले आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए रहता है। जब बंदा बहुत सीवियर कंडीशन में, तो वहां ये प्लाज्मा उसकी जान को बचाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आइए बात करते हैं CHAdOX1। CHAdOX1 जो कि कोविड-19 का एक वैक्सीन है। इसे जनरली अगर हम बात करें तो किसने बनाया है? ब्रिटिश स्वीडन कंपनी है एस्ट्राजेनेसिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, दोनों ने मिलकर CHAdOX1 करके इस वैक्सीन का निर्माण किया है। और यह बताया है कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और यह हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को काफी जल्दी तीव्रता से बनाने का कार्य करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। अगर हम इस वैक्सीन के बारे में बात करें, यह वैक्सीन जनरली जो है नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन के रूप में होता है। यह वैक्सीन उस कैटेगरी का वैक्सीन है जो नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन है, यानी वायरस के रेप्लिकेशन के दर को रोक देता है। रेप्लिकेशन उसको कहते हैं जहां पर वायरस अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाता है, उस प्रक्रिया को रोक देता है। जनरली इस वैक्सीन को बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग वायरस का उपयोग किया गया, जहां पर वो वायरस जो जनरली चिंपैंजी का वायरस था, जो उसको कॉमन कोल्ड बीमारी देता है, उसी इंजीनियरिंग बैक्टीरिया का वायरस का यूज किया गया, उसी के अगेंस्ट में यह वैक्सीन बनाई गई है। जनरली यह करता क्या है, जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसकी कोडिंग कर लेता, उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। और वायरस जब आपकी बॉडी में इंटर करता है, इसी स्पाइक प्रोटीन से ही सारा काम होता है इस केस में। ओके, लेकिन यहां पर क्या होता है, जब इम्यूनिटी एक बार बन जाती है आपके शरीर में, ठीक है, जो चिंपैंजी के कॉमन कोल्ड वाले वायरस से लेकर बनाए गए जेनेटिक इंजीनियरिंग करके एक बार इम्यूनिटी बन जाती है, तो आपके शरीर में एंटीबॉडी ऑलरेडी होती है। एंटीबॉडी का होना ही आपके शरीर में इम्यूनिटी है। एंटीबॉडी एक ऐसा प्रोटीन होता है जो किसी एंटीजन या जीवाणु विषाणु के खिलाफ आपके शरीर में बनता है, या आप डायरेक्ट किसी वैक्सीन के रूप में अपने शरीर में डायरेक्ट एंटीबॉडी ले लेते हैं। ठीक है, स्पाइकी प्रोटीन को अगर इफेक्ट ना हो इस तो ऑलरेडी वो कोविड वायरस का इफेक्ट खत्म है, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन ही अलाउ करता वायरस को किसी सेल में पेनिट्रेट होकर मल्टीप्लाई करने के लिए।
ठीक है, तो ये पूरी तरह से स्पाइक के इफेक्ट को ही समाप्त कर देता है। तो ये है पूरा का पूरा लेक्चर जो कि मुझे यहाँ कराना था। मैंने आपको जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स में करा दिया। ये वो बुक है जो स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स अपडेट के साथ हर साल मैं अपडेट करता रहता हूँ, साइंस एनवायरमेंट की, जो आप बिल्कुल पढ़ना ना भूलें। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप पूर्वांचल इस ऐप को ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको साइंस टेक इन्वायरमेंट का मेरा मॉड्यूल करना है तो वहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप मोबाइल पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा फुल जीएस कोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल हैं। और अगर आप गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो आप फेस टू फेस क्लासेस के लिए पूर्वांचल आईएएस को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी तरह की क्वेरीज या मटेरियल को लेकर कुछ है तो आप ये दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगा। अगले वीडियोस में हम अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स का ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होगा। फाइन, आप वहां से ले लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।